नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का हो सकता है कि सियासी नक्शा बदल जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर के लोग जून 2018 से अपनी चुनी हुई सरकार से महरूम हैं। जून में बीजेपी ने पीडीपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा और महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। नवंबर में जब पीडीपी ने कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार बनाने की पेशकश की तो गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने विधानसभा को ही भंग कर डाला और 1 महीने बाद ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और फिर 8 महीने बाद 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। तब से अब तक वहां के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपनी चुनी हुई सरकार बनाएंगे। उन्हें बताया गया था कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज यानी कि परिसीमन होगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर का नया राजनीतिक नक्शा आखिरकार तय हो गया है और परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। परिसीमन आयोग जो है उसने इस रिपोर्ट को बनाते वक्त आपत्तियां भी मांगी थी और उन आपत्तियों के दौरान पता चला कि कई सारी पार्टियां हैं जो कि इस रिपोर्ट से नाराज हैं। परिसीमन आयोग ने बीजेपी के प्रभुत्व वाले जम्मू इलाके में 6 नई सीटें जोड़ी हैं, जबकि कश्मीर घाटी की 1 ही सीट बढ़ाई है। ये तब है जबकि कश्मीर इलाके की जनसंख्या जम्मू के मुकाबले 15 लाख ज्यादा है। परिसीमन आयोग ने अपने बयान में कहा कि उसने इलाके के विशिष्ट भू सांस्कृतिक परिदृश्य को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ही इस पूरी प्रक्रिया को किया है। इसके अलावा उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वहां के जो लोग हैं उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जो वहां पर डेंसिटी है पॉपुलेशन की यानी कि जनसंख्या का घनत्व है, उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो सब देखते हुए और साथ ही क्योंकि ये राज्य बहुत अलग अलग इलाके हैं, इसमें कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे वैली है, उसकी वजह से कनेक्टिविटी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और पाकिस्तानी गोलीबारी को भी ध्यान में रखते हुए जो इलाके सीमांत हैं वो कितने प्रभावित हैं, इन सब को ध्यान में रखा गया था। 90 सीटों में से 9 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। आयोग ने कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए विस्थापित लोगों के लिए भी 2 अतिरिक्त सीटें देने की सिफारिश की है। तो ये पूरा खाका है जो परिसीमन आयोग ने तैयार किया है और आज उसका फाइनल रिपोर्ट दायर कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष ने आयोग के प्रस्तावों पर ऐतराज जताते हुए सीट आवंटन में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जम्मू प्रांत की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर विधानसभा की 37 सीटें हैं जिन्हें बढ़ा करके अब 43% कर दिया गया है। और वहां की अगर आप आबादी की बात करते हैं, चलिए पहले बात किश्तवाड़ जिले की कर लेते हैं, जिसकी अगर हम हिंदू आबादी की बात करें तो वो 41% की है और ये मुस्लिम बहुल इलाका है क्योंकि यहाँ पर 58% मुस्लिम है। और अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं वो करीब 2.5 लाख के आसपास है, उससे कुछ कम है। और इस सब के बावजूद वहां पर जो सीटें बनाई गई हैं वो आपको बता दें कि 2 सीटें जो हैं वो अब हिंदू बहुल इलाकों को मिलाकर बना दी गई हैं। तो 2 सीटें जो हैं वो पहले जो थी वो मुस्लिम बहुल इलाके से थी, लेकिन अब जिस तरीके से वो बदलाव किया गया है उससे अब वो हिंदू बहुल इलाकों में मिलाकर बना दी गई है। इसको लेकर के आपत्ति कर रहे हैं। तो जैसा हमने आपको बताया 3 सीटों में से 2 हिंदू बहुल सीटें हो गई हैं और 1 ही में मुस्लिम बहुल रह गई है, जिस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं जाहिर तौर पर। अब बात करते हैं डोडा जिले की। डोडा जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 46% हिंदू हैं और 54% मुस्लिम है, यानी कि एक बार फिर से ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर करीब 4 लाख की जनसंख्या है और यहाँ भी अब पहले की अगर हम बात करें तो 2 सीटें थी जो अब 3 हो जाएंगी और ये जो दोनों सीटें थी ये मुस्लिम बहुल थी। लेकिन अब बदलाव जब होता है यानी कि परिसीमन डिलिमिटेशन जब होता है तो अब 3 सीटें हो जाएंगी और इसमें से 2 हिंदू बहुल सीटें हो जाएंगी, यानी कि पूरा का पूरा डेमोग्राफिक बदल जाएगा सीटों का। और इसी को लेकर के आपत्ति है, नाराजगी है जो कि लगातार जाहिर कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां।
अब एक और आपत्ति है जो लोकसभा की सीटों को लेकर है, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो नक्शा बदल रहा है, दरअसल अनंतनाग की अगर हम बात करते हैं तो अनंतनाग की जो लोकसभा सीट है उसमें कुछ नए इलाके जुड़ रहे हैं। आपको अगर बताएं तो इस वक्त पुंछ और राजौरी का इलाका जो है, जो कि कश्मीर में आता है, वो इस वक्त जम्मू की लोकसभा सीट में आता है। उसकी वजह यह रही है कि इसकी कनेक्टिविटी बेहतर है, लेकिन अब यह बदल दिया जाएगा। परिसीमन जब होगा, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज के बाद, यह अनंतनाग के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये जो लोकसभा सीट है उसके अंडर आ जाएगा। अब दिक्कत इसमें यह है कि सर्दियों के मौसम में ये जो रास्ता अनंतनाग को जोड़ता है पुंछ और राजौरी से, वो बंद हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि एकमात्र तरीका वहां तक पहुंचने का जम्मू से होकर गुजरता है और वो 500 किलोमीटर का हो जाता है। हालांकि ये जो रास्ता है ये करीब 153-154 किलोमीटर का है और पुंछ और राजौरी के बीच में करीब 85 किलोमीटर का है। लेकिन ये बदलाव होने की वजह से आप अनंतनाग और राजौरी और पुंछ की कनेक्टिविटी को देखें तो वो बहुत खराब है, जिसकी वजह से लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों जम्मू से निकाल करके इसको, इन दोनों को अनंतनाग में डाला जा रहा है। तो ये भी एक शिकायत लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले एक बार फिर सुन लेते हैं कि ये जो सारी पार्टियां हैं इनकी आपत्तियां हैं क्या और वो डीलिमिटेशन के बारे में कह क्या रही हैं। देखो, किस डीलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डीलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसे उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। ये जो 370 को जिस दिन हटाया गया, उसके साथ ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है, इसकी जो सिफारिशात हैं, ये उसी की कड़ी है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम से कम किया जाए, इनको ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जाए, किस तरह इनको डिसएम्पावर किया जाए, ये उसी की कड़ी है और कुछ भी नहीं। डिमांड थी और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने तरीके से ये इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाउंड्रीज बनाने के लिए, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे, इनको करारा जवाब हमारा वोटर देगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर परिसीमन आयोग ने बहुत ही लाजवाब काम किया है। परिसीमन आयोग के सदस्यों ने मुश्किल हालात जो कि कोरोना के पैंडेमिक के चलते बने थे, उसके बीच में एक रिकॉर्ड टाइम में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की है। मैं हृदय से परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई जी, हमारे देश के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री सुशील चंद्रा जी और सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। कमीशन का सबसे बड़ा ध्येय ये रहा कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेटिव को रखा जाए, और इसीलिए जब कमीशन ने पहली बार जम्मू कश्मीर गए तो हम सभी लोगों को आमंत्रित किया, और उस समय करीब हमें 250 ग्रुप्स मिले थे, जिसमें कि मिला के 800 लोग होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के भी नुमाइंदे थे, जनरल पब्लिक के भी नुमाइंदे थे, सिविल सोसाइटीज के भी नुमाइंदे थे, और हमने सभी लोगों से बहुत जो है विस्तृत चर्चा की। उसके बाद ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका परिसीमन कैसे किया जाए, और उसके बाद हमने अपनी गाइडलाइंस बनाई। तो डीलिमिटेशन करने वाले तो कहते हैं कि उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से बात की, लेकिन वहां की राजनीतिक पार्टियां नाराज हैं। तो आगे का उनका क्या प्लान है, क्या योजना बना रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। परिसीमन का एक ही पैमाना होता है, वो आबादी है, लेकिन वो पैमाना इस परिसीमन के दौरान शायद कम ही इस्तेमाल किया गया, उसके बदले कई और चीजें उनका ख्याल रखा गया। इसीलिए यहाँ जो अपोजिशन पार्टी है सबों ने ये कहा कि हाँ वो रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंडेट था जो डिलिमिटेशन कमीशन का, उन्होंने मैंडेट के बगैर कहीं और चीज़ों को नज़र में रख के इस डिलिमिटेशन को अंजाम दिया, जिसमें जम्मू को ज़्यादा सीटें मिली हैं, 6 सीटें मिले हैं, कश्मीर घाटी को सिर्फ 1 सीट एडिशन मिली है। इसके बावजूद कि कश्मीर घाटी की जो पॉपुलेशन है वो जम्मू से 15 लाख ज़्यादा है, और ख़ासतौर पर जम्मू में भी कई एक इलाके हैं जहाँ, जैसे मैं आपको बताऊँ कि इससे पहले कि जब ये इस परिसीमन से पहले जम्मू में जो 13 मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स थी,
जम्मू की अब परिसीमन के बाद 37 से 43 सीटें हो गई, लेकिन मुस्लिम सीट जो है मेजॉरिटी सीट है वो घट गई है। 13 से सिर्फ 10 रह गई, बढ़ने चाहिए थे लेकिन कम हो गई है। इसीलिए कई लोगों का कहना है कि आबादी का लिहाज नहीं रखा गया, जो बेसिक क्राइटेरिया है डिलिमिटेशन का, उसके बदले कहीं और चीज़ों को ख्याल रखा गया है। पहले से ही जिससे कहते हैं जेरीमेंडरिंग, जहां एक डेमोग्राफिक मेजॉरिटी को पॉलिटिकल माइनॉरिटी में तब्दील किया जा सकता है, इस तरह की जो आरोप लगे हैं जो डिलिमिटेशन कमीशन से पहले से ही, और जब से जम्मू कश्मीर का जो 370 हटाया गया, राज्य को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब से यहाँ ये इल्ज़ाम लगे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो आबादी को उसको डिसएम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मिलाकर 2 साल और 2 महीने बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। उससे क्या होगा कि जो यहाँ की जो ये इलेक्शन प्रोसेस है वो अब शुरू हो सकता है, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं है कि इलेक्शन क्यों न हो जाए। क्योंकि पिछले 2 साल से ये कह रहे थे कि नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन को पहले अपना काम अंजाम देना है, उससे मुकम्मल करना है, उसके बाद ही ये जो है इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का काम मुकम्मल हुआ, उसके बाद जो इलेक्टोरल रूल्स का रिवीजन हो सकता है और उसके बाद इलेक्शन किए जा सकते हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये कहा कुछ देर पहले, कुछ महीने पहले, कि डिलिमिटेशन मुकम्मल हो और उसके बाद हम इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कराएंगे। अब यही है कि क्या कब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्या कराए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं कि कौन जीते कौन हारे, किसको इस डिलिमिटेशन से फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। इससे बढ़ के अहम बात यह है कि जो परिसीमन है वो जमहूरियत की या लोकतंत्र की नींव रखती है, नींव के मानते हैं। अगर वो नींव सही नहीं है तो लोकतंत्र सही नहीं हो सकता। अगर उसमें एक शख्स और एक वोट का जो उसूल है उसका ख्याल नहीं रखा गया, फिर जमहूरियत की जो बुनियाद है वो सही नहीं है। वो बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि एक टेम्पलेट बन सकता है जहां जिस तरह की गई जो डिलिमिटेशन क्या मुल्क के ये और हिस्सों में भी हो सकती है। क्योंकि इलाके को जब आप एरिया को ज्यादा नजर में रख के आबादी को नहीं, तो फिर कई सवाल कई जगहों से खड़ा हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त यह है कि जो ये डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज थी मुकम्मल हुई है। अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया आखिर है क्या, क्यों की जाती है? आपको बता दें कि किसी भी देश में या फिर प्रांत की भी बात करें तो वहां के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने को ही परिसीमन कहते हैं, और ये प्रक्रिया कई बार की जाती है। इसके पीछे वजह भी ठोस होती है। तो परिसीमन का काम लेकिन करने के लिए या तो वो कोई पावरफुल बॉडी होनी चाहिए, जैसे कि परिसीमन आयोग या फिर सीमा आयोग, ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए जो काफी पावर्स रखती हो। और भारत में ऐसा पहले भी हुआ है। अगर परिसीमन की डिलिमिटेशन की एक्सरसाइजेस की बात करें या कितने आयोग बने, तो आपको बता दें कि 4 बार आयोग का गठन हो चुका है, जिसके अगर सालों को गिने तो 1952, 1963, 1973 और 2002 में ये परिसीमन आयोग बनाए गए थे। और इनके आदेशों को दरअसल आप अदालत में भी चुनौती नहीं दे सकते हैं, तभी ये इतने पावरफुल होते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि जब ये अपने डिलिमिटेशन को करें तो वो बहुत ही ज्यादा सही तरीके से और फेयर होना चाहिए। इसको ना तो आप अदालत में चुनौती दे सकते हैं, इसके अलावा इसकी कॉपी भले ही लोकसभा में भी दी जाती है और अगर राज्य है तो राज्य की विधानसभा में भी दी जाती है, लेकिन इसमें कोई संशोधन विधानसभा की तरफ से या लोकसभा की तरफ से नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह चिंता बढ़ जाती है कि क्या परिसीमन आयोग जो आपत्तियां दी गई हैं उसका पूरी तरह से संज्ञान ले रहा है या नहीं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर भारत ने क्यों किया WHO के आंकड़ों का खंडन। क्या आप जानते हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये तस्वीरें जो भारत में कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान हमने देखी, वो सबके जहन में अभी तक ताजा हैं, इन्हें हम भूले नहीं हैं। लेकिन इनको लेकर आंकड़ों की जद्दोजहद और विवाद चलते रहे हैं और अब इन तस्वीरों के ऊपर एक जो
अलग बात सामने आ गई है, वो WHO की तरफ से आई है, जिसने अपनी तरफ से कुछ दावे किए हैं आंकड़ों को लेकर, और उन दावों पर भारत ने ऐतराज जताया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक WHO की मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और तरीके पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि इनका दावा है कि कोरोना की मौतों के जितने आंकड़े दिए गए उससे 47 लाख ज्यादा मौतें भारत में हुई है, और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस बारे में वो चुप नहीं रहेंगे। वो WHO ने आज ये दावा किया था कि 2020-21 के दौरान कोरोना से मौतों के जितने आंकड़े दुनिया भर से आए हैं उनमें से 1,49,00,000 मौतें ज्यादा हुई हैं। अब WHO के इन आंकड़ों और इन दावों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो एक्सपर्ट्स जो लगातार सरकार के साथ काम करते आए हैं। We understand that this report has covered what they label as excess mortality in the years spanning COVID-19 pandemic. India has been clearly telling WHO with all humility and through diplomatic channels, with data, with rational reasoning, that we do not agree with the methodology that has been followed. We have a robust system of the CRS and we released that report yesterday, and as per law and the timeline the 2021 numbers will also come. ये सारी मृत्यु जो है पेंडेमिक की वजह से तो है नहीं, हमारी तरफ से जो रिकॉर्ड किया गया था 2020 में 1,45,000 डेथ थी, तो थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो कहा जा रहा है। लबोलबाब ये है कि हमारा जो कोविड का प्रबंधन था वो लोगों की उम्मीद से बहुत बेहतर था। तो WHO ने जो आंकड़े दिए हैं उनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अतिरिक्त मौतें जो हैं वो इलाकों के हिसाब से, देशों के हिसाब से और साथ में आय के हिसाब से भी बताई गई है। जैसे कि आप अगर देखें तो जो 84% अतिरिक्त मौतों का वो दावा कर रहे हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया से ही आ रही हैं, यानी सबसे ज्यादा मौतें, और उसके बाद यूरोप और उत्तर दक्षिण अमेरिका, इनमें से कम मौतें सामने आ रही हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे वो देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा मौतें देखी गई, तो 10 देशों में केंद्रित कही गई हैं 68% मौतें, जिनमें से हमारा देश भी एक है। अब अगर आय के हिसाब से देखें, क्योंकि आपकी मेडिकल सर्विसेज और मेडिकल सुविधाएं आपकी आय पे बहुत निर्भर करती हैं, तो उनका कहना है कि मध्य आय वर्ग वाले जो देश हैं उनमें 81% मौतें, जो अतिरिक्त मौतों का आंकड़ा है उनमें से 81% वहीं से आ रहा है। ये WHO का दावा है। अगर हम हाई इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां से 15% अतिरिक्त मौतों का दावा कर रहे हैं, यानी कि इनका कहना है कि ये जो देश हैं ये अपनी मौतें सही रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि वहां से सिर्फ 4% अतिरिक्त मौतों के आंकड़े हैं। अब इसमें कितने पुरुष हैं, कितने औरतें हैं, इसका आंकड़ा भी दिया गया है। मरने वालों में वो कहते हैं कि 57% पुरुष हैं और 43% कहा जा रहा है कि महिलाएं हैं। जो अतिरिक्त मौतें हैं जो गिनी नहीं गई हैं उनका दावा है, लेकिन उनके आंकड़ों पर जाहिर तौर पर भारत ने अपनी आपत्ति जाहिर कर दी। अब देखना यही है कि इस आंकड़े को खारिज करने के लिए भारत क्या दलील देगा। फिलहाल क्या आप जानते हैं मैं कितना, इतना ही। नमस्कार।